जंगल के बीच में एक बड़ा सा स्पेस शिप हवा में उड़ रहा है। यह स्पेस शिप के कंट्रोल रूम में एक फिरंगी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा है। उस कंट्रोल रूम से वह पूरे सुंदरबन को देख सकता है। उसके आसपास कई लोग स्पेस शिप को कंट्रोल कर रहे हैं, पर अभी स्पेस शिप हवा में एक जगह पर ही खड़ी है। स्पेस शिप में 300 जीतने लोग हैं जो स्पेस शिप में अलग अलग जगह पर पहरा दे रहे हैं। फिरंगी कहता है, राहुल, अभी तक हमारे लोग वापस नहीं आए, कब आएंगे? राहुल कहता है, सर, हमारे लोग हमारी इस बड़ी सी स्पेस शिप में से छोटी छोटी 20 या 30 स्पेस शिप लेकर नीचे के जंगल में मैंग्रू के पेड़ को काट के और कई जंगली जानवर को पकड़कर आते ही होंगे। फिरंगी कहता है, अच्छी बात है, हमें इस जंगल की जानकारी और हथियार लोकेश कंपनी से मिले हैं, इसीलिए हम अभी भी इस जंगल से यहाँ के कीमती पेड़ और जानवरों को ले जा रहे हैं। लोकेश कंपनी के मालिक की पहचान की वजह से हमें यहाँ की सरकार से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम इस देश के इस जंगल की कीमती लकड़ियां और जानवरों को ब्रिटेन में बेचेंगे। हाँ, और फायदा आधा आधा बात लेंगे। राहुल कहता है, सर, हमने अब तक भंगाडुनी द्वीप के किनारे को सारी मैंग्रोव वनस्पति काट डाली है। शुरू में वहां के रहने वाले लोगों से हमारी लड़ाई हुई थी, पर हमने उसे वहां से भगा दिया। फिरंगी कहता है, वह लोग अभी भी हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत है, हमें उन सभी लोगों को मारना होगा। जल्दी से पता लगाव कि वह लोग कहां पर चले गए हैं। राहुल कहता है, सर, हमने उसे सैटेलाइट के माध्यम से कई बार ढूंढने को कोशिश की है, पर वह लोग शायद ऐसी जगह पर चुप कर बैठे हैं जहां पर सैटेलाइट से पता न चले। फिरंगी कहता है, इसका मतलब वह लोग बहुत सारी धुम्मस वाली जगह पर चले गए हैं, जल्दी से पता लगाव कि वह जगह कहां पर है। राहुल कहता है, ओके सर, मैं जल्दी से उस जगह का लोकेशन निकलवाता हूं। अब राहुल स्पेस शिप में दूसरे रूम में चला जाता है। अब इस बड़ी स्पेस शिप के पास छोटी छोटी कई स्पेस शिप आती है और बड़ी स्पेस शिप के दरवाजे खुलते हैं और सभी छोटी छोटी स्पेस शिप बड़ी सी स्पेस शिप के अंदर आ जाती है। 2 मिनट बाद अब 30 जीतने लोग कंट्रोल रूम आते हैं। उसमें से एक बोलता है, मोलिश कहता है, सर, मैं शिकारी दल का कैप्टन मोलिश हूं, हम आज के सारे जानवर और सभी पेड़ का काट कर आ गए हैं। फिरंगी कहता है, ओके, अब तुम सब अपने रूम में जाकर आराम करो और पायलट जल्दी से स्पेसशिप आगे ले चलो। पायलट कहता है, ओके सर। तभी वहां पर भागते भागते राहुल आता है। राहुल कहता है, सर, हमें वह गांव वालों का लोकेशन मिल गई है। फिरंगी कहता है, शाबाश राहुल। पायलट, एक काम करो, अब स्पेसशिप उस गांव की तरफ ले चलो। अब स्पेसशिप का इंजन शुरू होता है और बड़ी तेजी से वह स्पेसशिप आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मारुति गांव में पहुंच गया है। सभी गांव के लोग और मारुति गांव में बीचों बीच खाना खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मारुति ने अभी तक अपनी पावर के बारे में किसी को भी बताया नहीं है। अब मारुति और अवनी पास पास बैठकर खाना खा रहे हैं। दोनों खाना खाकर वहां से निकल जाते हैं। अब दोनों साथ में चलने के लिए पास के तालाब पर जाते हैं। वहां पर बैठे बैठे वह दोनों आसमान के तारे देखते देखते बातें कर रहे होते हैं। अवनी मारुति की आंखों में देखते देखते कहती है, तो मारुति, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मारुति शर्माते शरामते कहता है, अच्छी चल रही हैं, पर अवनी, मुझे तुम एक बात बताओ कि अब तक गांव में मुझे तुम्हारे माता पिता तो दिखे ही नहीं। अवनी रोते रोते कहती है कि मेरे माता पिता पहले जब हमारी भंगाडुनी द्वीप की स्पेस शिप के साथ की लड़ाई में मारे गई। अब मारुति अवनी को गले लगाता है और अवनी रोने लगती है। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और किस करने लगते हैं। तभी अचानक गांव में एक बड़ा सा धमाका होता है और इस धमाके में आधा गांव उड़ जाता है। धमाके के झटके की वजह से एक बड़ा सा विस्फोट होता है और गांव की हर जगह जल रही है। मारुति इस विस्फोट की वजह से दूर जाकर गिरता है, जिससे वह भी बेहोश हो जाता है। 2 मिनट के बाद मारुति उठता है। मारुति देखता है कि पूरे गांव में हर जगह लोग मर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग आग के बीच में फंसे हुए हैं और गांव के ऊपर एक बड़ी सी स्पेस शिप उड़ रही है। 10 मिनट पहले एक बड़ी सी स्पेस शिप गांव के बाहर उड़ रही है। स्पेस शिप के अंदर फिरंगी कहता है, सभी टीम के लोग मेरी बात सुनो, तुम सब लोग कुछ देर बाद अपनी छोटी छोटी स्पेस शिप लेकर नीचे गांव में जाना और मेरे विस्फोटक हमले के बाद जो भी बच जाए उन सभी को मार देना। सभी लोग कहते हैं, ओके सर। अब फिरंगी स्पेस शिप का एक बटन दबाता है जिसे स्पेस शिप की सारी विस्फोटक ऊर्जा आगे जमा होती है और गांव पर जाकर टकरा जाती है, जिसे पूरा गांव जलने लगता है और गांव के हर एक जगह तहस नहस हो गई है।
अब बड़ी स्पेसशिप में से 30 जितनी छोटी छोटी स्पेसशिप निकलती है और गांव में जाने लगती है। यह सब मारुति नीचे गांव में से देख रहा है। अब मारुति पहले इस आग में अवनी को ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद उसे अवनी एक जगह पर बेहोश पड़ी मिलती है। अब मारुति उसे उठाता है। गांव में हर जगह पर आग लग गई है। सभी लोग चिल्ला रहे हैं और यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। कई लोग आग के अंदर फंस गए हैं तो कई लोग आग में जल रहे हैं। गांव के बीच में तालाब के पास अब अवनी बेहोशी से उठ जाती है। अब मारुति और अवनी गांव का हाल देखते हैं। अवनी कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर से एक बार हम इनसे हार गई हैं। गांव तबाह हो रहा है और सभी लोग मर रहे हैं। मारुति कहता है, अवनी तुम चिंता मत करो, मैं इस बार सब कुछ देख लूंगा। अवनी कहती है, ठीक है, तुम यहाँ पर गांव वालों की मदद करो, तब तक मैं डॉ विशाल के पास जाकर कुछ मदद लाती हूँ। और तुम एक काम करना, जितने भी लोग तुम्हें मिले उन सभी को डॉ विशाल के घर भेज देना। मारुति कहता है, पर डॉ विशाल के घर पर क्यों? अवनी कहती है, क्योंकि डॉ विशाल के घर के नीचे एक बहुत बड़ा सा अंडरग्राउंड रूम, जमीन के नीचे का रूम है जिसमें सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ये इतना बड़ा है कि उसमें पूरे गांव के लोग समा जाएंगे। मारुति कहता है, ओके, तुम ध्यान से जाना। अब अवनी के जाते ही मारुति हवा में छलांग लगाकर उड़ने लगता है। अब अवनी वहां से जल्दी से भागकर डॉक्टर विशाल के घर पे पहुंचती है। अब अवनी घर के अंदर चली जाती है। अब अंदर से आवाज आती है कि ऊपर आ जाओ, इसलिए अवनी ऊपर चली जाती है। अवनी को ऊपर के रूम डॉक्टर विशाल खड़े दिखते हैं। वहां पर बहुत सारे टीवी है और वहां पे एक बड़ा सा कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। रूम के अंदर के टीवी पर पूरा गांव दिख रहा है। अब अवनी अंदर आ जाती है। डॉक्टर विशाल कहते हैं, अवनी तुम एक काम करो, अभी मैं रेस्क्यू सिस्टम ऑन करूंगा जिससे मेरी आवाज गांव में हर जगह जाएंगी। तुम्हें जब मैं ये सिस्टम ऑन करूं तब तुम्हें सबको मेरे घर पर आने का कहना है। अवनी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। अब डॉक्टर विशाल रेस्क्यू सिस्टम ऑन करता है जिससे गांव के सारे ऑडियो सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं और अवनी अब उस पर बोलती है। अवनी ऑडियो सिस्टम पर कहती है, गांव के सारे लोग आग से बचने के लिए डॉक्टर विशाल के घर की तरफ आ जाए। यहाँ घर के नीचे एक बड़ा सा अंडरग्राउंड रूम है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सभी लोग बचने के लिए डॉक्टर विशाल के घर पे आ जाए। अब अवनी 5 मिनट तक ऐसे अनाउंसमेंट करती रहती है। अब डॉक्टर विशाल और अवनी को टीवी के कैमरे में दिखता है कि बहुत सारे लोग घर की तरफ आते हैं। अवनी कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ जिससे आपके अंडरग्राउंड रूम में सभी को ले जा सकूं। डॉक्टर विशाल कहते हैं, ठीक है, जल्दी जाओ। अब अवनी डॉक्टर विशाल के घर के बाहर जाकर सभी लोगों के नीचे से अंडरग्राउंड रूम जाने का रास्ता दिखाने लगती है। बहुत सारे लोग अब उस रूम में चले जाते हैं पर अभी भी कई लोग नहीं आ पाई हैं। अब अवनी फिर से ऊपर के कंट्रोल रूम आती है और अब अवनी और डॉ विशाल कैमरे में से गांव को देख रहे हैं। अब दोनों को एक जगह दिखती है। गांव में अंबे चौक के पास एक घर जल रहा है जिसकी छत धीरे धीरे आग की वजह से टूट रही है और घर के बीच में रणदीप चाचा फंसे हुई है। इस पर वहां से जाते हुए शंकर यादव का ध्यान जाता है। रणदीप चाचा को आग के बीच में फंसा हुआ देखकर तुरंत शंकर यादव आग में कूद पड़ते हैं। आग से बचते बचाते वह घर के अंदर रणदीप चाचा के पास पहुंचते हैं। रणदीप चाचा कहते हैं, बेटा, मुझे लगा था कि मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, पर तुम एक फरिश्ते की तरह कहीं से आ गई। शंकर यादव कहते हैं, अरे चाचा, आपको बचाना तो हमारा धर्म है। धर्म से पीछे हटना मतलब नर्क में जाना। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, आग ज्यादा बढ़ रही है। अब शंकर यादव रणदीप चाचा को सहारा देते देते धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं, पर अचानक से आग बढ़ने की वजह से थोड़ा छत का भाग रणदीप चाचा पर गिरता है जिसे उसका पैर उस छत के भाग के नीचे फंस जाता है। अब शंकर यादव रणदीप चाचा का फंसा हुआ पैर उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। छत का भाग बहुत ज्यादा भारी है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी शंकर यादव रणदीप चाचा का पैर उसमें से नहीं निकाल पाते हैं। अब रणदीप चाचा के फंसे हुई पैर में से खून भी निकलने लगता है। रणदीप चाचा कहते हैं, अब मेरा पैर नहीं निकल पाएंगे। बेटा, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि आग की वजह से जल्दी से यह पूरी छत नीचे गिरने वाली है। जाओ तुम यहाँ से, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम्हारी जवानी के दिन अभी भी बाकी है। शंकर यादव कहते हैं, नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगा आपको लिए बिना। मरे तो दोनों साथ में ही मरेंगे। अब शंकर यादव रणदीप चाचा का पैर निकालने की कोशिश कर रहा है। रणदीप चाचा रोते रोते कहते हैं, जब मैं यहाँ पर फंसा हुआ था तब मैंने मदद के लिए बहुत देर तक चिल्लाया था। बहुत सारे लोग यहाँ से निकले थे, पर सब लोग यह कह के चले गए कि यह तो बूढ़ा है, उसे क्या बचाना।
पर जब तुम मुझे बचाने आई तो कसम से मुझे बहुत खुशी मिली। अब एक बड़ा सा छत का भाग शंकर यादव और रणदीप चाचा पर गिरता है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर तभी अचानक से हवा में से उड़कर बड़ी तेजी से वहां पर मारुति आ जाता है और उस गिरते हुई भाग को पकड़ लेता है। अब मारुति जोर से बोलता है जय श्री राम और जोर लगाकर उस भारी छत को हवा में उछालकर एक जोर से मुक्का उस गिरते हुई छत के भाग पर मारते हैं, जिसे उस छत के भाग के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जिस छत के भाग से रणदीप चाचा का पैर फंसा हुआ था उसे मारुति उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और दोनों को बचाकर आग से बाहर लाता है। अब यह सब कुछ देखकर रणदीप चाचा और शंकर यादव तो हैरान होते हैं और साथ में यह सब कुछ कंट्रोल रूम से अवनी और डॉ विशाल टीवी में से देख रहे हैं। जय श्री राम।